स्टेटिस्टिक्स भी हमें ये बता रहे हैं कि टारगेट किलिंग, आईईडी एक्सप्लोजन, वो जो अगवा बराए तावान वगैरह के वाक़यात यहाँ पे होते थे उनमें नुमाया कमी आई है। बल्कि अगर हम ये कहें कि रिपोर्ट नहीं हुए पिछले एक हफ्ते में तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा। और हम क्रॉस करके आए तो हमने देखा कि अगरचे हालात हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ख़राब है, लेकिन हमने देखा 2-3 दुल्हनें नई नौब्याहता पाकिस्तान से जलालाबाद की तरफ आ रही थी। ऑलमोस्ट एक अंदाजे के मुताबिक 160,000 से 2 लाख तक शादियाँ हुई हैं यहाँ के अवाम के दरमियान। तो ये बहुत बड़ा, अगर आप इसको देखें, अगर 2 लाख शादियाँ हैं और पर फैमिली आप 3-4 बच्चे ले लें तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि दोनों ममालिक की। पाकिस्तान के लिए भी अफ़गानिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ उसके मैं बाथरूम में देखा तो वही फिटिंग लगी हुई है जो मैंने अपने घर के लिए पसंद की थी। तो पाकिस्तान का सीमेंट भी यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान का सरिया भी शायद आ रहा है। ये सीपेक यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए और हमारा एक प्रोजेक्ट है जो सदूबी से जबल सिराज तक जाता है तो हम सीधा सालक लेवल पे पहुँच जाएंगे। दाइश की भी यहाँ प्रेजेंस बताई गई, बाकी ग्रुपों की भी है, टीटीपी की भी यहाँ पे है। तो अब कुछ कमी आई है या अब तालिबान के आने से उस डायनेमिक्स पे क्या असर पड़ेगा? तालिबान के आने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो, और इवन इवन जब दोहा एग्रीमेंट अगर आप देखें तो उसमें से तो अमेरिकन और वेस्टर्नर्स का, इवन सारे जो रीजन के मालिक थे उनका जोर यही इसी पॉइंट पे है। अफ़गानिस्तान की बदलती सूरत हाल को अपने नाज़रीन को समझाने की खातिर इस वक्त मैं जलालाबाद में मौजूद हूँ और जलालाबाद में जो पाकिस्तान का कौंसल खाना है और जो कौंसल जनरल हैं आबिदुल्ला ख़ान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे जो मशरक़ी सूबा है निंगरहार, वहाँ की सियासी सूरत हाल, वहाँ के अमन व अमान की सूरत हाल और जो तब्दीली आई है तालिबान की हुकूमत की शक्ल में हालिया दिनों में, तो उसके असरात पाकिस्तानियों और इस ख़ित्ते के अवाम पर क्या पड़ने वाले हैं, उस पे बात करेंगे हम। तो आबिदुल्ला ख़ान साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करने का बहुत-बहुत शुक्रिया, वक़्त देने का बहुत-बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मेरा यही है कि आप यहाँ मौजूद थे जब ये तब्दीली अफ़गानिस्तान में आई। निंगरहार हालाँकि काफ़ी बाद में यहाँ पर तब्दीली आई और तालिबान का जो कंट्रोल है वो इस्टेब्लिश हुआ, पहले नॉर्थ में ज़्यादा हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, किस तरह से सूरत हाल हुई, ज़रा हमें बताइएगा। सबसे पहले तो खुशामदीद जलालाबाद में हारून रशीद साहब, आपको और आपकी टीम को पाकिस्तान आने पर वेलकम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत सिर हासिल तज्ज़िये करते हैं इंडिपेंडेंट उर्दू की तरफ से, और हमारी आवाज़ और अफ़गान आवाम की आवाज़ ज़मीन को पहुँचाने में आपका किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया। जंग तो 20 साल से चल रही थी और आपकी बात सही है कि नंगरहार आलमोस्ट काबुल से पहले ये सूबा था जो कि हैंड ओवर हुआ या ट्रांसफ़र ऑफ पावर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर स्मूथ रहा निस्बतन और जगह थी, और आखिर में जो एक ट्रस्ट था, एक ब्लिस था तालिबान का, वो पहुँचते पहुँचते जब बाद में आखिर वो इतनी उसने इंटेंसिटी और वेलोसिटी गेन कर ली थी कि शायद यहाँ की लीडरशिप समझ रही थी कि अब रोकना, खून बहाना ही होगा। तो यहाँ के जो ट्राइबल एल्डर्स हैं और मलिक्स हैं और कबाइल के सरकर्दा लोग हैं, वो जरगे की शक्ल में यहाँ के गवर्नर के पास गए। उनकी तकरीबन कोई 30-36 घंटे बातचीत के बाद वो एक तफाहम पे पहुँच गए और एक स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया। लोगों ने जनरली इसको वेलकम किया है। ज़्यादातर ट्राइबल एल्डर्स और पावर ब्रोकर्स जो नंगरहार के हैं वो तालिबान का उन्होंने साथ दिया है, सिवाय एक आध के जो कि अभी तक उन्होंने तालिबान की हिमायत का ऐलान नहीं किया, लेकिन तालिबान जनरली आवाम ने उसको वेलकम किया है। अमन अमान की सूरत हाल आपने शहर में देखी होगी, बेहतरी लोगों की राय यही है कि बेहतरी आई है, और स्टेटिस्टिक्स भी हमें ये बता रहे हैं कि टारगेट किलिंग, आईईडी एक्सप्लोजन, वो जो अगवा बराए तावान वगैरह के वाक़यात यहाँ पे होते थे उनमें नुमाया कमी आई है। बल्कि अगर हम ये कहें कि रिपोर्ट नहीं हुए पिछले एक हफ्ते में तो मेरे ख्याल से गलत नहीं होगा।
अच्छा, तो ये जो नई इंतज़ामिया आई है तालिबान की, आपके ख़्याल में आपकी उनसे कोई मुलाकात हुई अभी तक? जो नए गवर्नर तालिबान के शैडो के थे, उन्होंने इंचार्ज सँभाल लिया। मैं अभी भी सुबह गवर्नर हाउस से आए तो काफ़ी रश है वहाँ पे, लोग भी आ रहे हैं। हाँ, तालिबान ने सच अभी गवर्नमेंट फॉर्मेशन का ऐलान नहीं किया, काबुल का वो इंतजार में है शायद। यहाँ पे उन्होंने टेक ओवर कर लिया है, उनका जो अभी सरपरस्त है वो चला रहा है सूबा। सच हम उसको, अब मैं ये नहीं जानता कि उनकी टर्मिनोलॉजी क्या है, लेकिन बहरहाल एक सिस्टम चल रहा है और हमें भी जाहिर है कि एक इंगेजमेंट करनी पड़ती है तुरखम के हवाले से। और यहाँ पे जो तिजारती ताल्लुकात हैं हमारे, या हमारे जो पाकिस्तानी यहाँ पे आबाद थे या जो कि काम के सिलसिले में आए हुए थे, या यहाँ पे उनकी शादियाँ हुई हैं, उनकी एवेकुएशन का सिलसिला था और कुछ इस तरह की चीज़ें थी, तो हम उनके साथ जाहिर है कि इंगेज हमें करना पड़ता है, तो हम पे भी और जलालाबाद में भी। तो उस लिहाज से जो कि ऑपरेशनल इश्यूज हैं उन पे हमारी जो तबादला ख्याल है वो होता रहता है। बहरहाल हम इंतज़ार में हैं कि ये अपने फॉर्मल सेटअप का ऐलान कर दें, काबुल में भी और यहाँ पे भी, तो उसके बाद ही जाहिर है कि जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है तो वो मतलब है आगे कि बढ़ जो सकते हैं। जिन्होंने अभी कंट्रोल सँभाला है, ज़रूरी नहीं कि यही गवर्नर बने, कोई और भी आ सकता है आपके ख्याल में? देखिए, वो तो जब तक तालिबान खुद ये ऐलान नहीं करते तो हम तो उस पर कमेंट नहीं कर सकते। जाहिर है कि वो अफगान अवाम का और तालिबान का, सारे जो यहाँ पे पॉलिटिकल फोर्सेस हैं या जो हुकूमत आएगी उनके फैसले होंगे कि वो किसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, कौन सा सिस्टम लाते हैं, वो इनके अंदरूनी मामलात हैं। अभी तक तो एक जंगी और मिलिट्री टाइप सिचुएशन थी, क्योंकि स्टेबलाइज तो किसी हद तक, काफ़ी हद तक हो गया है, लेकिन नॉर्मल हालात तो फिर भी नहीं है, क्योंकि एक कश्मकश या अनसर्टेनिटी जिसको हम कहते हैं वो ज़ाहिर प्रिवेल कर रही है। और जब तक काबुल में एक बाकायदा गवर्नमेंट का ऐलान नहीं होता और सारी वलायत में एक सिस्टम इन प्लेस नहीं होता, फिर उनकी और दुनिया के साथ और हमसायों के साथ और सारे रिलेशनशिप्स इन प्लेस नहीं हो जाती, एक सिस्टम पूरा बन नहीं जाता, उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि भाई किस तरह का निज़ाम होगा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किस तरह होगी, सेंटर सही, के बहुत से ताल्लुक सवाल हैं इस इख्तियारात बारे में। कितने होंगे, यहाँ पे कितने होंगे, गैर मुल्की जो मिशंस हैं उनका किरदार किस तरह आगे जाएगा, या कैसे वो डील करेंगे, वजारत खारजा की इधर नुमाइंदगी कैसी होगी। तो अभी काफ़ी ज़्यादा टू अर्ली कि हम इन चीज़ों में जाएं। बहरहाल जो ऑपरेशनल लेवल की जो इंगेजमेंट्स हैं और जो इनके भी ऑपरेशनल काम हैं वो बहरहाल चल रहे हैं, उसमें कोई स्टॉप या कोई मना नहीं है उसमें, ना उसमें कोई दिक्कत पेश आ रही है। आई थिंक शहर सारे स्मूथली जा रहे हैं, लाइफ आपने शहर में देखी होगी, तिजारत चल रही है, लोग हॉस्पिटल्स आ जा रहे हैं, जो नॉर्मल मूवमेंट है वो ऑलरेडी जो है मामूल पे आ वो चुकी मामूल पे आ गई है। है। अच्छा, ये बताएं कि निंगरहार सूबे की जो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है या सियासत के लिए कितना अहम है? मतलब हमें मालूम है कि ये गाज़ी अमानुल्लाह की सरज़मीन है, यहाँ पे वो पैदा भी हुए, यहाँ पे उनका मकबरा भी है, मुल्क के बानी थे, काफ़ी अहमियत थी, लेकिन उसके अलावा कितना अहम है नंगरहार? देखिए, नंगरहार हमेशा जलालाबाद की तारीख में और सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी और मजहबी या सारे जो जो फील्ड हैं एक माशरे की, उसमें जलालाबाद का अहम किरदार रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम ट्रेड रोड्स की बात करें, बुखारा समरकंद से जो काफ़िले चलते थे वो मज़ार शरीफ, काबुल और फिर यह जलालाबाद एक रोड पे वाक़या था, फिर पेशावर से लाहौर और हिंदुस्तान तक जितनी तिजारत होती थी सेंट्रल एशिया के लिए, उसके लिए एक वाहिद रास्ता ये था, और दूसरा रास्ता जो कि मुल्तान, कंदहार और मुंबई वगैरह उसको आपस में कनेक्ट करता है, एक रास्ता वो था, ये दो रास्ते थे। तो ये ट्रेड रोड पे वाक़या है, अभी भी ये इकोनॉमिक गेटवे है टू काबुल एंड टू ऑल अफगानिस्तान, क्योंकि जो मेजॉरिटी अफगान पॉपुलेशन है वो साउथ ऑफ द हिंदू कुश जो है वो आबाद है और उनके पाकिस्तान के साथ बहुत गहरे रवाबित हैं। फिर ये इलाका पश्तून जो हमारे इतनिक ग्रुप है अफगानिस्तान में मेजॉरिटी में, वो इनका इलाका है। और हमेशा से अगर आप देखिए अफगान जो बादशाह भी होते थे, उनका विंटर कैपिटल जो है वो जलालाबाद होता था। जब काबुल में सर्दी ज़्यादा बढ़ जाती थी तो इनका विंटर 6 महीने के लिए वो जलालाबाद में रहते थे। तो और भी आप इनके देखें, अभी पिछले रिजीम में भी आप देखें तो अशरफ गनी जो है वो लूगर का था, इट्स नॉट फार अवे फ्रॉम जलालाबाद।
और भी जो काफ़ी मिनिस्टर्स उस एडमिनिस्ट्रेशन में थे वो भी जलालाबाद से थे। तो जलालाबाद का या जो ये अफगान आवाम इसको मशरक़ी बोलते हैं, इसमें ये कुनर, लगमान और खोस्त वगैरह ये आ जाते हैं। तो इसका एक बहुत ही नुमाया किरदार है बनिस्बत और जगहों की। अब दूसरा अगर इस तस्वीर का रुख देखें कि पाकिस्तान के लिए कितना अहम है और क्या पाकिस्तान जो निंगरहार आप ट्रेड रूट की बात कर रहे हैं उस पोटेंशियल को टू द फुलेस्ट उससे फ़ायदा उठा रहा है? देखिए, पाकिस्तान के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये पश्तूनों का इलाका है। पश्तून अफगानिस्तान के ज़्यादातर हैदराबाद हैं। इनके पाकिस्तान साइड के जितने पश्तून हैं उनके साथ बहुत गहरे मजहबी, तिजारती, सकाफती और जो ब्लड के रिलेशंस हैं वो हैं। आलमोस्ट एक अंदाजे के मुताबिक 160,000 से 2 लाख तक शादियाँ हुई हैं यहाँ के अवाम के दरमियान। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा, अगर आप इसको देखें, अगर 2 लाख शादियां हैं और पर फैमिली आप 3-4 बच्चे ले लें तो ऑलमोस्ट 1 मिलियन तो ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि दोनों ममालिक की एक नेशनलिटी या जो है उनका ताल्लुक दोनों के साथ बन जाता है। या माँ पाकिस्तानी है या बाप पाकिस्तानी है, बच्चे जो हैं वो 21 ईयर्स तक तो दोनों नेशनलिटी रख सकते हैं। तो 1 मिलियन एक काफ़ी बड़ी तादाद है। दुनिया में कम ही ममालिक ऐसे हैं जिनकी 1 मिलियन आबादी है। तो ये ऐसी ही दूसरा जो ताल्लुक है और वो भी इसी से रिलेटेड है। इसी में ज़रा सा मैं ऐड करता चलूँ कि जब हम तोरखम क्रॉस करके आए तो हमने देखा कि अगरचे हालात हमारे पाकिस्तान में समझा जाता है कि अफ़गानिस्तान में बहुत ख़राब है, लेकिन हमने देखा 2-3 दुल्हनें नई नौब्याहता पाकिस्तान से जलालाबाद की तरफ आ रही थी। तो ये सिलसिला जो है अब भी चल रहा है शादी ब्याह का। ज़ाहिर है कि लोगों ने अपने शादियों के दिन जो है वो पहले से मुकर्रर किए हुए होंगे और उसमें तो स्टॉप नहीं आ सकता, वो चल रहे हैं। और दूसरा ये है कि खून नहीं बहा, ये एक बहुत अहम बात है। देखिए, एक बहुत ही मेजर चेंज आया है, एक रिजीम चेंज हुआ है, लेकिन अगर वो खून बहे बगैर हो जाए तो लोगों को अब आप नजर आ रहा है कि लाइफ चल पड़ी है। एक जो हालात है कोई इस तरह नहीं है कि जंगी हालात नहीं है। हाँ, खून के बदला भी नहीं है। शायद ये पहली दफा हो, मैं आई कांट रिकॉल के भाई इतना पुरअमन, मतलब जो मुझे हिस्ट्री पढ़ती है दाऊद खान और वो सारे जब से उस वक्त से बहुत ही खूनी तारीख है। तो ये लेकिन अफगान अवाम भी जंग से तंग आ गए थे। 40 साल की जंग, ये सुलह चाहते हैं और अमन की मुतलाशी हैं। और अभी भी इनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जो भी आए, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी और जो हमारा फोकियत है वो अमन के लिए होना चाहिए और सुलह के लिए होनी चाहिए। और आई थिंक कि उनका ये हक है अब कि पूरी जनरेशन इस वॉर में बड़ी हुई है। लोग काफ़ी तंग आ गए हैं, ऑलमोस्ट हर घर में शहीद हुए हैं, लोग जख्मी हुए हैं, ये काफ़ी हार्डशिप से गुजरे हैं। वो जो मेरा सवाल था उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान माशी तौर पे काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि मैं देख रहा था रास्ते में ट्रकों के ट्रक सैकड़ों दर्जनों बल्कि पता नहीं कितने सैकड़े के हिसाब से ट्रक जो थे वो सरहद पार के वहाँ जा रहे थे और उसमें अंगूर भी था, फ्रूट भी थे, बाकी टमाटर भी, सब्जी भी, सारा कुछ जा रही थी। तो पाकिस्तान फ़ायदा उठा रहा है इस पोटेंशियल बेनिफिट। देखिए, ये जो फ्रूट्स और अंगूर वगैरह ये तो ज़्यादा इधर से जाते हैं, तो ये लोग भी डिपेंडेंट है पाकिस्तान की मार्केट्स पे। अगर इनकी एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान ना हो तो वो भी मुश्किल है। इसी तरह पाकिस्तान इनके लिए गेटवे है। एक तो ट्रांजिट ट्रेड जो कराची के थ्रू ये करते हैं, दूसरा जो हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए भी अफगानिस्तान एक अच्छी खासी मार्केट है। और इसमें पोटेंशियल ज़ाहिर है कि स्काई इज़ द लिमिट। और यही है कि हमारा जो पेशावर तोरखम मोटरवे का एक प्रोजेक्ट है वो भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। आपने तोरखम में देखा हुआ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम भी चल रहे हैं, बड़े बड़े टर्मिनल बन रहे हैं। तो कोशिश गवर्नमेंट की यही है। इवन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद आए तोरखम में, उन्होंने 24/7 तोरखम गेट खोलने का उन्होंने ऐलान किया। कंसेप्ट यही है कि हम रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाएं और उससे जो इलाके के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंचे। क्योंकि ट्रकिंग जब शुरू हो जाएगी, सेंट्रल एशिया तक हमारे एशिया जाएंगी, सेंट्रल एशिया की चीज़ें यहाँ पे मार्केट्स में आ जाएंगी। आपको पता है कासा 1000 का सेंट्रल एशिया साउथ एशिया का पावर प्रोजेक्ट है कि ताजिकिस्तान में जो बिजली बनती है वो आए। जो पॉपुलेशन सेंटर हमारी है, हमारे अब एनर्जी स्टार्व्ड कंट्री है, वी आर वेरी हंग्री फॉर एनर्जी, तो वो बिजली पाकिस्तान पहुंचे। इसी तरह तुर्कमानिस्तान से गैस का टापी के नाम से प्रोजेक्ट है, वो गैस अगर हमें पाकिस्तान में पहुंचे तो पाकिस्तान की एनर्जी ज़रूरियात
सेंट्रल एशिया पे हम डिपेंडेंट है। इसी तरह हमारे जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए सेंट्रल एशिया एक अच्छा मार्केट है। और अफगान इकोनॉमी तारीखी तौर पे अगर आप देखें तो ये हमेशा ट्रांजिट से फ़ायदा इसने उठाया है। जो काफ़िले यहाँ से तजारती आते जाते गुजरे थे, इनकी इकॉनमी की वाइबिलिटी के लिए भी ट्रांजिट ट्रेड की एक बहुत बड़ी अहमियत है। और पाकिस्तान के लिए भी अफगानिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है। मैं जिस होटल में ठहरा हुआ हूँ उसके मैं बाथरूम में देखा तो वही फिटिंग लगी हुई है जो मैंने अपने घर के लिए पसंद की थी। तो पाकिस्तान का सीमेंट भी यहाँ आ रहा है, पाकिस्तान का सरिया भी शायद आ रहा है, वो उस हिसाब से भी बड़ी इंपॉर्टेंस है इसे। बहुत बहुत ज़्यादा, बल्कि जब आप देखें अफगानिस्तान की तकरीबन 40 मिलियन की इनकी आबादी है और मेजॉरिटी इनकी जो आबादी है वो इलांग पाक अफगान बॉर्डर जो है इसके इलांग रह रही है। और इनका जो अपने नॉर्थ के साथ तिजारती ताल्लुकात हैं उससे इनके ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ ज़्यादा हैं। क्योंकि आप गजनी से अगर आप काबुल आते हैं तो इससे बहुत आसान है कि आप मुल्तान जाएं, या जलालाबाद से आप इवन काबुल और नॉर्थ में जाते हैं तो आप बहुत आसान है कि आप पेशावर जाएं। इसी तरह जो सेंटर में भी बहुत ज़्यादा जो ये पक्तिका जितने आपके ट्रेड रोड्स हैं और कनेक्टिविटी है वो बहुत आसान है कि आप पाकिस्तान के साथ तिजारत करें। क्योंकि अगर आप अफगानिस्तान के नॉर्थ में जाएं तो ये हिंदू कुश दरमियान में आ जाता है, या साउथ में इनके डेजर्ट्स हैं बहुत ज़्यादा, उनको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता है। इनकी जो एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं वो जलालाबाद वगैरह में है या नॉर्थ में है, लेकिन आपस में कनेक्टिविटी वाया सालन टनल जाती है जो कि बहुत नैरो रास्ता है। बहरहाल मतलब कनेक्टिविटी वो भी बढ़ाने की ज़रूरत है अफगानिस्तान में। अगर ये सी पैक यहाँ तक एक्सटेंड हो जाए, और हमारा एक प्रोजेक्ट है जो सरूबी से जबल सिराज तक जाता है, तो हम सीधा सालन टनल पे पहुँच जाएंगे एक बहुत शॉर्ट टाइम में। तो ये कनेक्टिविटी अगर हो जाए तो ये अफगान अवाम के लिए इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। और वो जो ग्रोथ इन्होंने करनी है, मुआशी इनकी इक़्तिसादी हालत बेहतर होनी है, उसका मेरा ख्याल है यही एक तरीका है। अच्छा, ये मुझे ज़रा सी उसकी असेसमेंट दें कि निगरहार जो है वो ये मिलिटेंसी की वजह से भी काफ़ी ख़बरों में रहा है। दाइश की भी यहाँ प्रेजेंस बताई गई, बाकी ग्रुपों की भी है, टीटीपी की भी यहाँ पे है। तो अब कुछ कमी आई है या अब तालिबान के आने से उस डायनामिक्स पे क्या असर पड़ेगा आपके ख्याल में? इंसर्जेंसीज और मिलिटेंसीज हमेशा उस जगह पे होती हैं जहाँ पे नेशन स्टेट या सॉवरेन गवर्नमेंट का अपना कंट्रोल थोड़ा सा कमज़ोर होता है या नॉन एग्जिस्टेंट होता है। अफगानिस्तान की जो अगर आप जियोग्राफी देखें तो बहुत दूर दूर के पहाड़ी इलाकों में विलेजेस हैं। यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का या इनकी अपनी अथॉरिटी वो शायद वहाँ तक उनका इतना कंट्रोल नहीं था, तो ऐसे ग्रुप्स ने यहाँ जन्म लिया जो कि एंटी स्टेट थे, इंसर्जेंट्स थे। अब तालिबान के आने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद वो, और इवन जब दोहा एग्रीमेंट अगर आप देखें तो उसमें से तो अमेरिकन और वेस्टर्नर्स का और इवन सारे जो रीजन के मालिक थे उनका जोर यही इसी पॉइंट पे है कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स है या जो मिलिटेंसी है अफगान तालिबान जो हुकूमत बनाएंगे वो इनको अफगान साहिल को किसी और के अगेंस्ट इस्तेमाल होने की इजाज़त नहीं देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह तालिबान इस चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे और यहाँ से मिलिटेंसी वगैरह का खात्मा हो जाएगा। क्योंकि ये अफगान अवाम की भी बेहतरी में है, हुकूमत की भी बेहतरी में है, सारी दुनिया की बेहतरी में है। रीजनल ममालिक भी यही चाहते हैं और यही इनकी रिकग्निशन के लिए और दुनिया के साथ इनके ताल्लुकात के लिए एक बहुत बड़ा क्रिटिकल और इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। इस शहर में जलालाबाद में 3 मुल्कों के कौंसल खाने थे, 2 बंद हैं, ईरान का बंद है, इंडिया का पिछले साल बंद हो गया। पाकिस्तान ने बदस्तूर जारी रखा हुआ है और वो आप जैसे लोगों की वजह से है कि कमिटमेंट है आप लोगों की, आप लोगों ने खुला रखा हुआ है। तो कैसे हालात हैं, मतलब लोगों के जो वीज़े के मसाइल हैं? हमें याद है पिछले साल बहुत यहाँ पे एक वीडियोस हुई थी, दुनिया जब ये कोविड के बाद पाकिस्तान ने खोला वीज़ा तो एक फ्लड आया, लोगों का आना चाह रहे थे। तो वो मसाइल किस हद तक काबू में हैं? देखिए, अगर हम और मुल्कों के जो यहाँ पे कॉन्सुलेट्स थे उनके साथ मुआवजा कर लें तो वो शायद फेयर नहीं होगा। क्योंकि हमारे ताल्लुकात जो अफगानिस्तान या इस रीजन के साथ हैं वो बहुत वसी हैं, उनकी लेंथ डेप्थ और विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा है। इंडिया के या ईरान के उतने इस रीजन के साथ ताल्लुकात या वो स्टेक्स नहीं हैं जो हमारे हैं। इसलिए हमारी लीडरशिप ने, मैंने जैसे कहा कि 160,000 तो शादियाँ हुई हैं, तो वो जो पाकिस्तानी इधर काम के सिलसिले में आते हैं, यहाँ पे उनकी शादियाँ हुई हैं, उनकी तिजारत यहाँ पे है, आते जाते हैं लोग, उनके लिए ज़ाहिर है कि काउंसलर सर्विसेज की ज़रूरत थी, उनकी इवैक्यूएशन की ज़रूरत थी। काबुल से आपने देखा कि एम्बेसी ने एक बहुत बड़ा
एक ऑपरेशन चलाया एवेक्यूएशन का, इवन फॉरेन जो डिप्लोमेट्स या एनजीओ को लेते उनको रिलोकेट किया इस्लामाबाद की तरफ। तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी लीडरशिप ने यही फैसला किया कि हमारे मिशन जो हैं वो काम करते रहेंगे, और जाहिर है उसके अलावा कोई और चारा नहीं था। हम ठीक है हालात के थोड़े सी नाजुक हालात थे, लेकिन जो कि चूंकि गैर ख़ाब ज़रूरी था हमारे इधर प्रेजेंस, इसीलिए हमारे ऑपरेशन जो हैं वो जारी रही। और इंशाल्लाह अभी तो हालात आपने शहर में देख लिए होंगे, शहर खुल गया, मार्केट सारी चल रही हैं, लोग अपने कामों पे जा रहे हैं, तो अभी तो कोई पॉइंट नहीं है, हम बिल्कुल रूटीन पे आ गए हैं। और नॉर्मली हम अपने जो हमारी कार्रवाइयाँ कॉन्सुलेट्स की हैं वो आमतौर पर चल रही हैं। वीज़ा का यहाँ पे हमेशा एक सेंसिटिव इशू रहा है। पिछली हुकूमत के हमारे जो स्टाफ है वो महदूद पैमाने पर उन्होंने अप्रूव किया था। हमारे पास मैन पावर की खासी कमी है, और वीज़ा गवर्नमेंट ने काफ़ी चेंजेस भी लेके आए हैं। ऑनलाइन वीज़ा शुरू हो गए हैं, हर एक वीज़ा तकरीबन 1 साल का मल्टीपल एंट्री हम अफगानों को देते हैं। लेकिन कुछ अवामिल यहाँ पे सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ऐसे थे कि शायद डिमांड बहुत ज़्यादा है। हम अगर 1500-2000 वीज़े पर डे सिर्फ जलालाबाद की कौंसलेट से देते हैं, फिर भी वीज़े की डिमांड बढ़ती ही जा रही है, बजाय इसकी कि उसमें कोई कमी आए। और उसमें ज़्यादातर तादाद जो है वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की ही है। तो ये भी दुनिया को तो थोड़ा ये सा अच्छा फैक्टर है कि अगर डिमांड बढ़ रही है तो मतलब ताल्लुक बन उसके रहे हैं, रास्ते देखिए बन रहे हैं। हाँ, उसकी ये चीज़ भी है, लेकिन उसका थोड़ा सा ये अदर एंगल ये है कि पाकिस्तान कितने इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को अपनी मईशत में से जगह दे देगा। क्योंकि बहरहाल ये लोग जो पाकिस्तान जाते हैं ये वेल ऑफ लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं जो कि ज़्यादातर डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे जाके पाकिस्तान में शायद उनको थोड़ा सा लाइफ इतनी मुश्किल नहीं है जो कि अफगानिस्तान में है। तो इसी वजह से वो ड्राउट की वजह से और इस वजह से वो पाकिस्तान में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहाँ के शहरों पे, हमारी जो सर्विसेज हैं उन पे एक काफ़ी जो है लोड इनका पड़ता है। तो एक डबल एज स्वॉर्ड होता है कि आप कितना उनको ले सकते हैं, कितना उनको नहीं ले सकते। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा अफगान अवाम को सोशल मोबिलिटी देके, आप अफगान अवाम की पाकिस्तान में जितनी पाकिस्तान में आई थिंक कोई भी अफगान ऐसा महसूस नहीं करता कि वो जब पाकिस्तान जाता है कि मैं किसी गैर मुल्क में हूँ। वो एक ही मस्जिद में हम लोग नमाजें पढ़ते हैं। आपको पता है हम अफगानों की गम खुशी में शरीक होते हैं, वो हमारे वाले में आते हैं। हम शाम को एक जगह बैठते हैं, एक जगह गपशप करते हैं, एक ही दुकानों और कारोबार की जगहों पे काम करते हैं, एक जैसी गाड़ियों में। तो हम एक दूसरे से वो डिफरेंस फील नहीं करते। इसी वजह से अभी भी आप महसूस यहाँ पे करते होंगे, लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि वो अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को, उनको पाकिस्तान में जो है वो रिसेटल कर दें या उनको जगह दे दें। अच्छा, ये इवैक्यूएशन की आपने बात की तो आप ही ने बताया था कि यहाँ से भी बाय रोड भी इवैक्यूएशन काफ़ी हुई है, जो लोग अभी PIA की फ़्लाइटों के ज़रिए जा रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये, जो हमें आके तोरखम पे ज़रा मुश्किल हुई कि वहाँ से पाकिस्तानियों को आने नहीं दिया जा रहा, तो उसकी कोई ख़ास वजह है? देखिए, जब आप इवैक्यूएशन करते हैं तो आप और लोगों को तो नहीं लेके आ सकते ना, क्योंकि आपको फिर वही लोग होते हैं सहाफ़ी तो जहाँ हैं इवैक्यूएशन हो रही होती है वहीं जाता है। नहीं, हाँ ठीक है, आप मैं सहाफ़ियों के लिहाज से नहीं कह रहा, इसीलिए तो आपको शायद इजाज़त दे दी गई है। लेकिन कुछ SOP ज़ाहिर बना दिए जाते हैं कि हम इवैक्यूएशन चल रही हैं, लोग ऑलरेडी यहाँ पे मुश्किल में हैं, और अगर हम पर डे जो है 10-15 कोस्टर्स वहाँ तो हम भिजवाते हैं, तो जो लोग पाकिस्तानी, अब ज़ाहिर है कि कुछ लोग फिर ऐसे क्रॉस कर जाते हैं कि उनको अंदाज़ा नहीं होता, फिर यहाँ पे आके उनको पता चलता है कि अमन अमान या जो और सूरत हाल हैं वो शायद अभी सिस्टम नहीं बने, अभी मैकेनिज्म इन प्लेस नहीं है, वापस जाने की फिर हम करते हैं, मिशन के पास दोबारा आते हैं। तो आई थिंक ये लॉजिकल एज सच नहीं होगा कि हम इवैक्यूएशन भी कर रहे हैं और साथ हम और पाकिस्तानियों को भी उसी टाइम इजाज़त दे दें कि नहीं आप लोग आ जाओ। तो हम गवर्नमेंट ज़ाहिर इस चीज़ के इंतज़ार में है कि थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, डस्ट सेटल हो, सिस्टम्स इन प्लेस हों, इंस्टीट्यूशन अपना काम शुरू करें, और फिर जाहिर है कि लोगों ने आना जाना तो है, वो तो रोका नहीं जा सकता। और दूसरा फैक्टर इसमें वो कोविड वाला था शायद, जिसकी वजह से भी SOPs इन प्लेस हो गए तो हम पे। लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह सारे मसाइल जो है वो हल। अब्दुल्ला साहब, इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हारून रशीद साहब, आपके आने का शुक्रिया और इंटरव्यू का शुक्रिया। बहुत